नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का है आयोजन, जिसमें सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जहां 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का है आयोजन। जहां सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जो 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर। खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन है। जहां सीएम धामी इस संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, जो कि 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में आज शिरकत करने वाले हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सीएम आवास में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें ग्लोबल से लेकर के गांव तक होम स्टे को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है, उत्तराखंड में विकास की जो परिपाटी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि वो अपने गांव में रह करके ही विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने योजनाओं को आगे पहुंचा सकते हैं। और होम स्टे योजना जो है वो काफी लाभकारी उत्तराखंड के लिए साबित हो रही है। तमाम लोग इस होम स्टे परियोजना से जुड़ भी रहे हैं, अपने घरों को आकर्षक रूप दे रहे हैं। जो पुराने पहाड़ी शैली में घर बनाए गए हैं, उन घरों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि जो देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं वो उन घरों में ठहर सकें, वहाँ का जो नजारा है वो देख सकें और प्रकृति का जो आनंद है वो उठा सकें। और इसके साथ साथ सरकार की ओर से होम स्टे योजना को लेकर के तमाम तरह की जो राहत दी जा रही है, राहत पैकेज तैयार किया गया है, उस राहत पैकेज का भी लोग लाभ कैसे उठाए उसको लेकर के लगातार सरकार की ओर से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में आकर के अपने गांव में रहें, जिन जगहों पर उनके पूर्वज रहा करते थे उन जगहों पर रहें, जहां उनका बचपन बीता है वहां रहें, और अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह का जीवन रहा है पहाड़ का, किस तरह की शैली पहाड़ की रही है। और बाकी बाहर के जब लोग आकर के यहाँ पर ठहर करके नजारा देख सकते हैं, यहाँ प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, तो चूंकि वो उसी जगह के निवासी हैं, उसी गांव के निवासी, उसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो वो उसका लाभ कैसे उठा सके और उससे अपनी आजीविका भी कैसे वो चला सकें। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी पहल जो है लगातार चल रही है। और आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होना है, और जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनको एक बार फिर से इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना को लेकर के जो लोग चाहते हैं कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने पैतृक आवास में इस तरह का होम स्टे योजना बना सकें, तो उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनको किस तरह से राहत पैकेज दिए जा रहे हैं और लोगों में कैसे जन जागरूकता अपनाई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में होगा। और इसमें भी इससे संबंधित जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी।
अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो चारधाम यात्रा के लिए हो रहे हैं रजिस्टर, जिसमें 19 लाख के पार पहुंचा है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है, जिसमें यमुनोत्री धाम के लिए हुए हैं 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। उसी के साथ गंगोत्री धाम के लिए हुए हैं 3 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन और केदारनाथ के लिए हुए हैं 6,48,000 से अधिक के रजिस्ट्रेशन और बद्रीनाथ धाम के लिए हुए हैं 5,74,000 से अधिक के रजिस्ट्रेशन। और इसी के साथ हेमकुंड साहिब के लिए 32,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसमें बताया जा रहा है 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा है, जिसमें चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है और केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं 6,48,000 से रजिस्ट्रेशन और उसी के साथ बद्रीनाथ धाम और के लिए हुए हैं 5,74,000 से अधिक के रजिस्ट्रेशन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंचा है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या इससे ज्यादा आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है? 19,01,649 तीर्थयात्रियों ने कल शाम को 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो लगातार आगे चल रही है और उम्मीद जो जताई जा रही है इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे और पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो ध्वस्त होगा, क्योंकि जिस तरह से तीर्थयात्रियों में रुचि देखी जा रही है चारों धामों में, वो अपने आराध्य देवों के दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के पुण्य का लाभ कमाना चाहते हैं। तो जिस तरह से रुचि दिख रही है तीर्थयात्रियों में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उससे अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंचेंगे और रिकॉर्ड बनेगा। इस बार सरकार की ओर से जो जितने तीर्थयात्री यहाँ पर आने वाले हैं उनको हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कवायद की जा रही है और 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। तो इन चारों धामों में यात्रा के लिए तीर्थयात्री लगातार बढ़ रहे हैं। उनका जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और यात्रियों में जो रुचि है वो सामने दिख रही है। 19 लाख से अधिक तीर्थयात्री इतने कम समय में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो अभी के समय का भी एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब में भी जो यात्रा की शुरुआत होगी वो 25 मई से होगी। तो उसके लिए भी काफी संख्या में तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 32,000 से ज्यादा आंकड़ा इसका भी पार हो गया है। देखिए हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है वो भी काफी कठिन यात्रा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर 6 से 8 फीट बर्फ जमा हुआ है और इसको काट करके रास्ता बनाया जा रहा है। और क्योंकि फिर एक बार बरसात का समय भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का जो दौर होता है, तो उसमें एक बार फिर से जो लोग इन कार्यों में जुटे रहते हैं उनके लिए मुश्किलें होती हैं। लेकिन फिर भी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं और तीर्थयात्री भी काफी संख्या में रुचि लेते हुए 19 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ये अपने अजय जी, एक सवाल ये था कि जिस तरीके से इस बार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बहुत रिकॉर्ड के पार पहुंच रहा है और रिकॉर्ड अभी तक लगातार रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है, उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या ये श्रद्धालुओं की आस्था का है या फिर इस बार जो सरकार द्वारा इसका प्रचार जिस तरीके से किया गया है वो इसकी वजह है? देखिए जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं ये जाहिर है कि श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है ये चारों धाम। और जिस तरह से लोगों में चारों धामों में यात्रा को लेकर के रुचि रही है, पहले के कई सालों में तीर्थयात्री बढ़ते रहे हैं। 2013 की आपदा के बाद रिकॉर्ड बनता जा रहा है हर साल। तो उसको देख करके यही कह सकते हैं कि तीर्थयात्रियों के अंदर जो आस्था है, उत्साह है, उमंग है और चारों धामों में दर्शन करने के लिए जिस तरह से वो आना चाहते हैं, वो अपने आप में एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र ये चारों धाम है और उनके अंदर जो उत्साह का वातावरण है ये देखते ही बन रहा है। देखिए जब चारों धामों में लोग आएंगे 30 अप्रैल से यात्रा की जब शुरुआत हो जाएगी,
तो जब यात्रा ये 6 महीने तक, अगले 6 महीने जब चलेगी, तो उस दौरान तमाम तरह की परेशानियां भी तीर्थयात्रियों के सामने आती हैं। बरसात का मौसम होता है, जगह जगह सड़कें अवरुद्ध होती हैं, मार्ग अवरुद्ध रहते हैं, और उसके बावजूद भारी बारिश में परेशानी के दौर में भी लोग यहाँ पर आकर के जो आराध्य देवों के दर्शन करने के लिए उन धामों में पहुंचते हैं। तो बारिश में भी भीगते हैं, ठंड का भी मौसम हो जाता है उस समय, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि बिना दर्शन करके वापस नहीं जाएंगे। तो ये अपने आप में देखिए श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है ये चारों धाम। और तो मतलब आप मानते हैं कि श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु पहले भी हर साल की तरह जिस तरीके से आस्था का केंद्र तो हमेशा से बना रहता था, तो इसमें इस बार भी यही कहा जाएगा श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। उसके पीछे ये नहीं माना जा रहा है कहीं से भी कि ये जो सरकार ने इस बार बहुत बड़े स्तर पर जो प्रचार प्रसार किया है चारधाम यात्रा को लेकर, क्या उसका भी फर्क पड़ा है? क्या बिल्कुल, देखिए क्योंकि चारधाम यात्रा में जो तीर्थयात्री आते हैं उनको किस तरह से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, उनके ठहरने के लिए और आवागमन को लेकर के किस तरह से मार्ग है उनको व्यवस्थित किया जाए, और जब अवरुद्ध मार्ग होते हैं तो उनको कैसे खोला जाए। इस तरह से प्रचार प्रसार भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में एसओपी जारी किए जा रहे हैं तीर्थयात्रियों के लिए। विभिन्न प्रदेशों में जो कई भाषाएं हैं उन भाषाओं के जरिए वहाँ के मुख्य सचिव को एसओपी भेजी गई है कि वो अपने यहाँ के जो तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं उनको प्रचारित करें, उनको भी बताएं कि किस तरह से यहाँ उत्तराखंड में आना है। तीर्थयात्रियों के लिए जो बेहतर प्रबंधन की बात सरकारों की ओर से की जाती है, उस तरह से यहाँ पर बेहतर प्रबंधन की बात कही जा रही है। तो जाहिर है कि ये भी एक बड़ा कारण है तीर्थयात्रियों में रुचि लेने का। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इसको हम कह सकते हैं कि तीर्थयात्रियों के अंदर जो आस्था और श्रद्धा का केंद्र चार धाम है, इन चारों धामों में हर स्थिति में तीर्थयात्री आना चाहते हैं, अपने आराध्य देवों के दर्शन करना चाहते हैं, और इसमें प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 19 लाख के पार पहुंच चुका है, और वो भी बताया जा रहा है कि लगातार रजिस्ट्रेशन जरूर अभी तक हो रहे हैं। और उसको लेकर सबसे पहले ये भी बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 6,48,000 के अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो चारधाम रूट की व्यवस्थाएं परखेंगे 4 आईजी। जहां पुलिस मुख्यालय देहरादून से जारी किए गए हैं आदेश, जहां 25 अप्रैल तक मांगी है रिपोर्ट, जिसके लेकर 9 एएसपी डीएसपी होंगे तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा रूट की व्यवस्थाएं परखेंगे 4 आईजी। जहां पुलिस मुख्यालय देहरादून ने जारी किए हैं आदेश, जहां 25 अप्रैल तक मांगी है रिपोर्ट, और इसको लेकर 9 एएसपी डीएसपी होंगे तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां 0 पॉइंट के पास पर्यटकों की कार में आग लगी है। जहां कैंपटी घूमकर लौट रहे थे कार सवार, जिसमें 6 लोग सवार थे, जहां सभी सवार सुरक्षित हैं और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं आग से सड़क पर लगा है जाम, जहां पुलिस ने ट्रैफिक किया है सुचारू। जहां मसूरी कैंपटी रोड पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की खबर आपको मसूरी से दिखाई जा रही है, जहां मसूरी 0 पॉइंट के पास पर्यटकों की कार में एक आग लगी है। जहां बताया जा रहा है कि कैंपटी घूमकर लौट रहे थे ये सभी कार सवार, जिसमें 6 लोग सवार थे। वहीं सभी सवार सुरक्षित बने हुए हैं और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं आग से सड़क पर जाम लगने के कारण पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू किया है। ये हादसा मसूरी कैंपटी रोड पर बताया जा रहा है। हरिद्वार बहादुराबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जब पैरोल पर फरार हरियाणा का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया है। जहां फायरिंग में विनोद उर्फ विक्की हुआ है घायल, जिसमें साथी फरार हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि उम्र कैद की सजा काट रहा था एक कुख्यात बदमाश, जहां पहचान बदल कर छिपा हुआ था। वहीं पर बताया जा रहा है कि क्षेत्र में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और काउंटिंग लगातार जारी है। खबर हरिद्वार से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर हरिद्वार बहादुराबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पैरोल पर फरार हरियाणा का एक कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फायरिंग में विनोद उर्फ विक्की घायल हुआ है और उसका साथी फरार हो गया है।
और ये भी बताया जा रहा है बदमाश को लेकर कि वह उम्र कैद की सजा काट रहा था और उससे पहचान बदल कर छिपा हुआ था और उसी के चलते क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कॉम्बिंग से ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जताया है पूर्वानुमान। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में हो सकती है बारिश, जहां अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का जताया है अनुमान, जिसमें 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान बताया है। जहां शुष्क मौसम के चलते गर्मी में हो सकता है इजाफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश, जब मौसम विभाग ने बारिश का जताया है पूर्वानुमान, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में हो सकती है बारिश, जहां अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का जताया है अनुमान, जिसमें 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान बताया गया। जहां शुष्क मौसम के चलते गर्मी में हो सकती है इजाफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से मौसम को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि बारिश की संभावना जताई जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, आज भी चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना जताई गई है और बाकी के अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग ने एक बार फिर से अपनी चेतावनी में सभी लोगों को अलर्ट किया है कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहां पर अधिक बारिश हो सकती है। तो ऐसे में वहां के जो जिले के अधिकारी रहे वो और आपदा प्रबंधन के अधिकारी रहे वो अलर्ट रहे, इस तरह की चेतावनी होती है। इसके साथ साथ जो प्रदेश के तमाम अन्य हिस्से हैं वहां पर टिपटिप बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है, ये अनुमान लगाया गया है। और कुल मिलाकर के मौसम विभाग की ओर से एक अच्छी खबर यही है फिलहाल कि कल से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जिस तरह से अभी पूरे प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक का माहौल है तमाम अन्य राज्यों की अपेक्षा। अगर हम बात करें खाली उत्तराखंड की, तो यहाँ देखिए यहाँ गर्मी की शुरुआत हुई है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर काफी गर्मी होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी ठंडक का मौसम की तरह से महसूस किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही है रुक रुक करके और बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में तमाम जगहों पर ठंड का एहसास है। लेकिन जब कल से मौसम शुष्क रहेगा तो पूरे प्रदेश में एक जैसा ही वातावरण बनने की संभावना है और तमाम जगहों पर जो तापमान है वो बढ़ेगा और गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। और खास तौर पर जो मैदानी क्षेत्र है अभी भी जो दिन के वक्त में काफी तेज धूप हो रही है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास अभी हो रहा है। लेकिन जब मौसम शुष्क रहेगा तो वातावरण एकदम बदल जाएगा। तो मौसम विभाग की ओर से आज भी एक चेतावनी जारी की गई है और ये बताया गया है कि पहाड़ के जो तमाम 4 जिले हैं इन जिलों में थोड़ी सावधानी जरूर बरती जाए। जहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि वहाँ पर ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन तमाम जगह पर जहाँ टिपटिप बारिश की बात कही जा रही है, पूर्वानुमान लगाया गया है, वहाँ पर सामान्य मौसम रहेगा और कल से मौसम शुष्क हो जाएगा और गर्मी बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। जब मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में हो सकती है बारिश, जहां अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का जताया है अनुमान, जिसमें बोला गया है कि 22 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और शुष्क मौसम के चलते गर्मी से हो सकता है इजाफा। हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित पंखे बनाने वाली कंपनी आहान एंटरप्राइजेस में रविवार को अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। जहां आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं सूत्रों के अनुसार फायर विभाग की 5 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर रवाना की गई। हालांकि स्थानीय कर्मचारियों और कंपनी की सुरक्षा कर्मियों की मदद से आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग की
पूरी तरह से जांच की है और यह सुनिश्चित किया कि आग दोबारा न भड़के। वहीं फायर विभाग की इस तत्परता और सूझबूझ की स्थानीय लोगों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सराहना की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जब मामले की विस्तृत जानकारी की जा रही है। पंख से बनाने की फैक्ट्री थी और जो आग लगने का कारण जो प्रथम दस्ती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है। और इसमें जो हमारी जैसे हमें सूचना मिली कि फैक्ट्री में आग है, तो हमारी फायर स्टेशन की 3 गाड़ी आई है, जिस जो है समय से रहते हुए काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान, ना कोई जान माल का नुकसान, ना कोई पंख से 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। जहां लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने बताया कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा का संचालन होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं और उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों से संबंधित जितने भी काम है वे सभी 25 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। खबर विकासनगर से है, जहां 533 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और वहीं कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़कों पर जगह जगह खुदाई करके लाइन बिछाई जा रही है। वहीं इसकी जांच करने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर पहुंचे और उन्होंने कार्य कर रही कंपनी अधिकारी से वार्तालाप किया। उन्होंने कंपनी के अधिकारी को कहा कि जो लाइन सड़क को खोदकर बिछाई जा रही है, इससे आम जनमानस को परेशानी ना हो और गर्मी का मौसम चल रहा है जिससे धूल उड़ती है और उसके लिए उन्होंने वहां पर तानकर खड़े करने की भी बात कंपनी के अधिकारियों से की है और जो लाइन को खोदकर वैसे ही छोड़ देते हैं उस पर तुरंत बंद कर उसे समतलीकरण करने की भी बात संजय किशोर ने कंपनी के अधिकारी से की है। खबर देहरादून से है, जहां जोरों पर चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं, जहां जरूरी रूटों पर तैनात किए गए हैं प्रवर्तन दल के लेकर, जहां पे वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू होने में चंद दिन ही शेष बचे हैं, जिसको लेकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। देहरादून आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली ने बताया कि हमारे सभी कार्यालय में ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं, जहां ग्रीन कार्ड से संबंधित यात्रियों को जो भी सुविधा देनी होती है वह सभी कार्यालय में शुरू कर दी गई है। वह उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह में जितने भी चेक पोस्ट हैं यात्रा के दौरान वह सब संचालित हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी रूट पर प्रवर्तन दल की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी तैनाती कर दी जाएगी और उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है कि चारधाम यात्रा की दृष्टिगत कहां पर किन किन मार्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसकी हमारी ओर से तैयारी की जा रही है, जिसको आगामी सप्ताह तक यात्रा से पहले धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। खबर कोटद्वार से है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर से डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। यह यात्रा रूटों पर की गई है विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, जहां कोटद्वार के बेस अस्पताल के डॉक्टरों की भी लगेगी ड्यूटी। यात्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य का रखा जाएगा विशेष ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटद्वार से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, जहां प्रदेश भर से डॉक्टरों को किया जा रहा है नियुक्त, जिसमें यात्रा रूटों पर की गई है विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, जिसमें कोटद्वार के बेस अस्पताल के डॉक्टर की भी लगेगी ड्यूटी। यात्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य का रखा जाएगा विशेष ध्यान। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।